हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर फर्स्ट ईयर उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आप बात करते हैं लेसन नंबर 1 के बारे में। तो लेसन नंबर 1 के ऊपर 2 वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। जिसने तक वो वीडियोस ना देखी हो, पहले देखिए वो वाली वीडियोस देख लेना। और हमेशा किसी भी सीरीज की, किसी भी प्लेलिस्ट की, किसी भी चैप्टर की वीडियो को टॉपिक वाइज ही देखा करो ताकि हर एक कंसेप्ट टॉपिक वाइज ही क्लियर होते चले जाएं। चलो अब शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो हम बात करते हैं लेसन नंबर 1 यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल। तो ये हमारा इस चैप्टर का आखिरी वीडियो है जहां पे हम डिस्कस कर लेंगे हमारे ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गए थे कि सैंपल टेक्निक्स को हम किस तरीके से सैंपल को हम किस तरीके से निकालते हैं पॉपुलेशन में से, वो सब हम डिस्कस कर लेंगे। और हाँ, आपको एक चीज और बता दूं मैं यहाँ पे क्या कि जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मैं इसके कंपाइल वीडियो भी डाल दूंगा जहां पे जो भी अनवांटेड चीजें हैं या फिर जो मूवमेंट्स हैं उनको मैं हटा दूंगा, ठीक है, ताकि आपको ना दिक्कत ना आए। और ये ऐसा मैं हर चैप्टर के साथ करूंगा। मतलब ये 3 वीडियोस बनी चैप्टर 1 के ऊपर टॉपिक वाइज, अब इसे मैं इकट्ठा करके एक चैप्टर की एक सिंगल वीडियो बना दूंगा ताकि जिन बच्चों को टाइम बचाना है फिर सिंगल वीडियो देखनी है तो वो जाके वाली वीडियो भी देख सकते हैं जो डायरेक्टली इस वीडियो के बाद अपलोड कर दी जाएगी। तो चलो समझते हैं इस चैप्टर को। तो पहले समझते हैं सैंपलिंग टेक्निक्स कौन कौन से होते हैं। आप सबको पता है कि डाटा कलेक्ट करना है तो हो सकता है कि भाई हमें पूरे पॉपुलेशन में करना पड़ जाए, यानी कि जो भी अवेलेबल लोग होंगे, जो भी आइटम्स अवेलेबल हैं, जो भी लोग अवेलेबल हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, हम उसके ऊपर जो है डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। या फिर कई बार जो है ना ये ऑब्जेक्ट्स ये डाटा बहुत बड़ा होता है तो हम उसमें से किसी एक हिस्से में भी डाटा जो है कलेक्ट कर सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? सैंपल मेथड बोलते हैं। अब लेकिन बात यह कि भैया सैंपलिंग जो है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, कोई तो टेक्निक होगी। और हाँ, और इस कंप्लीट चीज के नोट्स ही बन चुके हैं, जिन बच्चों को वो परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 पे व्हाट्सएप करके वो ले सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ किसकी? अब सैंपलिंग टेक्निक्स की। तो चलो सैंपलिंग टेक्निक समझते हैं। तो पहली बात क्या आई? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स। बात ये है कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स होती क्या है। तो देखो, प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जहां पे कहीं ना कहीं हम मान के चलते हैं कि हर इवेंट के होने के चांसेस इक्वल होते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक तरह से एक डाइस उछाला हमने, डाइस को रोल कर दिया तो डाइस पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी सेम होती है, 2 आने की भी, 3 आने की भी, 4 आने की भी, 5 आने की भी और 6 आने की भी, है ना। सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/6 होती है ना। ऐसा आपने बचपन में पढ़ा होगा। ऐसे जब सिक्का उछालते हो तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है और टेल आने की भी 1/2 होती है। तो ये सब क्या है हमारे, एक तरह से ये होती है प्रोबेबिलिटी हर एक इवेंट की जो हम कोई भी चीज करते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक की, तो ये हमारी एक ऐसी टेक्निक है, ठीक है, जिसके जरिए जो भी हम सैंपल कलेक्ट करेंगे उसके आने के चांसेस जो है वो सबके क्या होंगे? इक्वल होंगी। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होंगी? इक्वल होंगी, ठीक है। जैसे सपोज करो कि 1000 लोगों में से मेरे को 100 लोग उठाने हैं तो सबके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/10 होगी, है ना। 100 बटे में 1000, 1/10 आने की सबकी प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कि हर 10 में से एक बंदा आएगा, तो यानी कि सबके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/10 हो गई। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक। इसको देखो पढ़ते हैं एक बार। तो इट इज वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड सैंपलिंग टेक्निक। मतलब ये जो हमारी सैंपलिंग टेक्निक है उनमें से कॉमन जो मेथड यूज है ना वो ये वाला यूज होता है, वेयर ईच यूनिट ऑफ पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस, जहां पे सबके आने के चांस क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इन अ सैंपल, मतलब जो सैंपल में सिलेक्टेड लोग होंगे या फिर ऑब्जेक्ट होगा उसके आने के चांस भी होंगे, इक्वल होंगे। तो दिस मींस दैट सैंपल सेलेक्टेड आर रैंडम एंड अनबाइस्ड। इसका मतलब क्या है कि हम अनबाइस्ड तरीके से जो है कहीं ना कहीं सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं और रैंडमली भी कलेक्ट कर सकते हैं। एंड हेंस आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन दीज टाइप। और ये क्या बन जाएंगे हमारे उस पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि सपोज करो कि अगर हम मुझे किसी ग्रुप में सर्वे करना था और उस ग्रुप में कितने लोग हैं? हम मान लेते हैं 1000 लोग हैं, 1000 लोग हैं। लेकिन अब मैं कहूँ यार 1000 लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, ये तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत लोग लगाने पड़ सकते हैं, बहुत कॉस्ट आ जाएगी, तो इसको कैसे इजी कर लेते हैं? तो मैंने कहा कि हम इसमें से 100 लोगों का सैंपल बना लेते हैं, 100 लोगों का सैंपल बना लेते हैं। तो ये 100 लोग क्या हो जाएंगे? उस 1000 का रिप्रेजेंटेटिव। आज हम क्या बोलते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। तो इस बात का सिंपल सा मतलब क्या है कि जो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो हमारे बिहाफ पे ही फैसले ले रहा है, उनको हम चूज करके लेके आए हैं, ठीक है। वो अलग बात है, वो बाद में हमारी ही नहीं सुनते हैं, ठीक है। तो वो चीजें यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात आ गई। अब आगे समझते हैं। तो दीज टेक्निक्स आर आल्सो नोन एज रैंडम सैंपलिंग टेक्निक्स, ठीक है। तो ये तुम्हारे भाई ने हमारा गवर्नमेंट के ऊपर एक ताना, ठीक है। इसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं? रैंडम सैंपलिंग टेक्निक भी बोलते हैं,
ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स में, ठीक है, जो हमारा इसका एक और नाम है रैंडम सैंपलिंग टेक्निक, इससे कुछ टाइप होते हैं। अब वो टाइप डिस्कस कर लेते हैं। 4 टाइप के हमारे पास। ये पहला क्या आया, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, मतलब इन हजार लोगों की भीड़ में जाओ, किसी भी 100 को कह भाई तू बढ़िया लग रहा है तू आजा, तू बढ़िया लग रहा है तू आजा, है ना, 100 लोगों को चूज कर लो। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया सिंपल रैंडम सैंपलिंग, इसको बोलते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग। दूसरा हमारे पास क्या आता है, सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। दूसरा पार्ट सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। अब बात ये, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है हमें सैंपलिंग तो करनी है लेकिन सिस्टमैटिक वे से, कि बायसनेस ना हो। लेकिन सपोज करो अब अगर मैं 1000 लोगों के पास गया, मैंने अपनी मर्जी के 100 उठा लिए, तो हमें बायसनेस तो हो सकती है ना, जो मेरे को पसंद आ रहे हैं मैं उन लोगों को ले रहा हूँ, बाकी को छोड़ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं एक रेशियो सेट कर दूं कि भाई मेरे को 100 लोग लेने हैं, 1000 में 100 लोग लेने हैं, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, हर 10th पर्सन को ले लेता हूँ, है ना, कि 10वां बंदा आ जाए, फिर 20वां, मैंने कि कुछ नंबर दे दिए मैंने सबको, 1 से लेकर 1000 तक की रैंक दे दी, फिर 10, 20, 30, यानी कि 100 में से 10 बंदे सेट करके मैं यहाँ पे 100 बंदे कर लूंगा। इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, यानी कि मैं सेलेक्ट तो कर रहा हूं लेकिन अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, जो उस नंबर पे आ रहा है मैं उसको सेलेक्ट करता हुआ चला जा रहा हूं, है ना। इसको हम बोलते हैं सैंपलिंग। है तो ये भी रैंडम सैंपलिंग का पार्ट, लेकिन ये सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग है। यहां तो मैं जिसका मन करता हूं उसको उठा लिया मैंने, ठीक है, वो चीज है। तीसरा पॉइंट क्या आता है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। अब बात यह आती है कि भैया स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का मतलब यहां पे क्या होता है, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे ना अलग अलग ग्रुप्स में अपने डाटा को यहाँ पे क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। जैसे सपोज करो, ठीक है, कि इसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्ट्राटा बोलते हैं, यानी कि मान लो जेंडर के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, और क्या हो सकता है यहाँ पे कास्ट के बेस पे, अलग तरीके से जो है ना हम कहीं ना कहीं यहाँ पे उनको बांट लेते हैं, हम क्या बोलते हैं, स्ट्राटा, ग्रुप बना लेते हैं। फिर वहां से बंदे जो है हम उठा लेते हैं। सपोज करो कि अगर मान लो वर्क इन्वायरमेंट है, अब वर्क इन्वायरमेंट मतलब मैं कंपनी में सर्वे करने गया, वहां भी 1000 पीपल काम कर रहे हैं, जिसमें से 700 मेल्स हैं, 300 क्या है, फीमेल्स हैं, और मैंने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया वर्क इन्वायरमेंट के लिए, और रैंडमली सपोज करो कि मैंने ज्यादातर जो है मैन सेलेक्ट कर लिए, या फिर सपोज करो किसी ने सारे मैन सेलेक्ट कर लिए, वुमेन को इग्नोर ही कर दिया। तो ऐसा हुआ क्या कि मैन के साथ जो दिक्कतें हो रही हैं, उनके वर्किंग कंडीशन में जो दिक्कतें हैं वो तो सामने आ जाएंगी, क्या फीमेल की वर्किंग कंडीशन, वुमेन की वर्किंग कंडीशन सामने आ पाएंगी, नहीं आ पाएंगी। तो इसलिए हम जो है ना वो यहाँ पे यूज करते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, कि भाई पहले आप ग्रुप्स को जिस भी हिसाब से तोड़ सकते हो पहले तोड़ लो, और सब में से बंदे उठाओ, ताकि बातचीत जो है ना वो सबके बारे में हो पाए। मतलब हो सकता है ना कि भाई एक ही सोसाइटी में अलग तरह के लोग रह रहे हो, अमीर रह रहे हो, गरीब रह रहे हो, ठीक है, कुछ मिडिल क्लास में रह रहे हो, और सबको अलग तरह की प्रॉब्लम्स हो, तो सबका अगर डाटा हमें कलेक्ट करना है और अच्छे तरीके से करना है, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, तो हम सब में से लोग लेने पड़ेंगे। इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। इसमें डिफाइन नहीं किया है, नोट्स में डिफाइन कर दिया है, बाकी आप बुक पढ़ोगे, बुक में भी इसे डिफाइन कर रखा है, अच्छे से समझ जाना, मैं भी सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि ज्यादा मैं अब मैंने थोड़ा सा लिखना कम कर दिया है, कि हर एक चीज को लिखने से अच्छा है कि मैं कुछ चीजें जो है ना बोल बोल के एक्सप्लेन कर दूं, बाकी तो आप बुक वगैरह करके पढ़ सकते हो, नोट्स वगैरह करके पढ़ सकते हो। अब आता है डी पॉइंट। डी पॉइंट क्या है, मल्टी स्टेज सैंपलिंग। जब हम बात करते हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग की, सपोज करो यहाँ पे तो मैंने 1000 लोगों का एग्जांपल दिया, लेकिन लोग हो इतने 1 लाख। अब भाई 1 लाख लोग आगे, जब मैं बात कर रहा हूँ 1 लाख लोग आगे, अब 1 लाख में से मैं क्या करूंगा भाई, पहले 1 लाख में से, अब इसे बोलते हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग, कि पहले मैंने 1 लाख में से सिर्फ 10,000 निकाल लिए। अब भाई 1 लाख का डाटा कलेक्ट करना भी इजी नहीं था, बहुत सारे लोग लगते, बहुत ज्यादा टाइम लगता, बहुत ज्यादा पैसा लगता, तो मैंने कहा 10,000 चूज कर लिया। फिर मैंने देखा 10,000 की सेम बात है, बहुत लोग लग रहे हैं, बहुत पैसे लग रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सी दिक्कत हो रही है, तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें से भी 1000 निकाल लेते हैं, 10,000 में से भी 1000 हम इसके ऊपर चूज कर लेंगे। और अगर मुझे लग रहा है कि इसमें भी कॉस्ट तो लग रही है, टाइम ज्यादा लग रहा है और टाइम कम है मेरे पास, तो मैं 1000 में से सिर्फ 100 पे कलेक्ट कर लूंगा। इसको बोलते हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग, है ना, मल्टी स्टेज सैंपलिंग, की मैं बार बार छाटे हुए लोगों में से और लोग छाट रहा हूं, इसको बोलते हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग, ठीक है। तो ये तो हमारे चारों हो गए प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक का पार्ट, ठीक है। अब समझते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक। अभी सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक में सारे पर्सन के आने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट इक्वल थी, यहाँ पे इक्वल नहीं होगी, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स। तो अंडर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन रैंडम सैंपलिंग टेक्निक्स, ईच यूनिट ऑफ पॉपुलेशन डज नॉट हैव एन इक्वल चांस, यानी कि जो हर एक यूनिट है पॉपुलेशन का, उसके पास इक्वल चांस नहीं है ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इन अ सैंपल, कि वो सैंपल में सिलेक्ट हो पाए। दैट इज सैंपल्स आर नॉट रैंडम। सैंपल क्या है, रैंडम नहीं है। आपकी बात
दे मे बी बायस्ड, वो बायस्ड भी हो सकते हैं, एंड मे नॉट बी रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन एक्यूरेटली, हो सकता है वो पॉपुलेशन को एक्यूरेटली यहाँ पे डिफाइन भी ना कर पाए, डाटा गलत भी हो जाए, क्योंकि ये किसके बेस पे है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग के ऊपर है, फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है इसकी वजह से। लेकिन फिर भी हम जो है वो इसे कहीं ना कहीं यूज करते हैं, तो मतलब ये यूज किया जाता है। अब इसके यूज देखते हैं। कॉमनली यूज्ड इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स आर, कौन कौन से ऐसी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं। पहला क्या आया, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस यानी कि जहां से डाटा कलेक्ट करना मेरे लिए कन्वीनियंट है, वह मैं वहां जाकर डाटा कलेक्ट कर लूंगा, है ना। मान लो मुझे कोई डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है, और मुझे कहीं से इजी सोर्स मिल गया मेरे आसपास, सपोज करो मुझे कॉलेज के बच्चे के ऊपर अंडर ग्रेजुएट की जो हालत है वो जाननी है, तो मेरे को आसपास अगर कॉलेज मिल गया तो मैं वहां पे जाके वो डाटा कलेक्ट कर लूंगा, मेरे को क्या जरूरत है कुछ दूसरे कॉलेज में जाने की। तो वही चीज यहाँ पे है, convenient sampling. It refers to sampling technique in which a researcher collects the data from convenient sources. कि भाई convenient sources से जो है हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, यानी कि जो मुझे इजी लगा, जो मुझे लगा कि मैं इजीली कर लूंगा वहां से, मैं वहां से डाटा कलेक्ट कर लिया, है ना। तो अब ऐसा होता क्यों है, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। पता है क्या, इसमें इसको हम क्यों बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी, क्योंकि भाई कॉलेज हो सकता है कि किसी एक लोकेशन पे है, वो लोकेशन अच्छी है, तो वहाँ कॉलेज की हालत अच्छी हो, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलती हो, उनका जो बाकी चीजें है, जो बाकी फैसिलिटीज है वो अच्छी तरीके से मिलती हो सकता है कोई कॉलेज बेकार हो, ठीक है, मतलब है ड्यू का पार्टी पर बेकार लोकेशन पे बेकार जगह हो, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसी चीजें नहीं होती हो, नई फैसिलिटीज ना मिलती हो, प्रॉपर एजुकेशन ना मिलती हो, ठीक है। एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल आप लोग खुद ही बेहतर तरीके से जानते होंगे, है ना। तो चलो आगे देखते हैं हम दूसरा। पता लगे मैं किसी ने कॉलेज का मैंने नाम ले दिया, बच्चे बोलेंगे कि भैया आप इस कॉलेज को बढ़िया बता रहे हो, इसको बेकार बता रहे हो, है ना। बढ़िया तो पता ही है सबको नाम, जो टॉप के साउथ कैंपस के कॉलेज हैं, चाहे वो हंसराज है, ठीक है, SRCC है, तो ऐसे बहुत से कॉलेज जो अच्छे हैं, है ना। अब आगे पढ़ते हैं जजमेंट सैम्पलिंग। अब पढ़ते हैं जजमेंट सैम्पलिंग की। जजमेंट यानी कि जब लोग अपनी जजमेंट के बेस पे, ठीक है, सैम्पलिंग करते हैं, तो रिसर्चर सेलेक्ट अ सैंपल बेस्ड ऑन हर ओन जजमेंट, अपनी जजमेंट के हिसाब से, अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब अपने हिसाब से इंडिविजुअल्स की कैरेक्टर की बेस्ड पे हम जब सिलेक्शन करते हैं, तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, जजमेंट सैम्पलिंग। मतलब अगर आप कहीं पे गए, आपको कहीं पे डाटा सर्वे करना है, ठीक है, और आप वहां पे जजमेंट के बेस पे लोगों को सिलेक्ट कर रहे हो, यानी कि आप जज कर सकते हो। सपोज करो कि आपको ना ब्लाइंड लोगों के लिए जो है सर्वे करना है, यानी कि जिनके पास जो है आंखें नहीं होती हैं, उनके ऊपर सर्वे करना है, आपको किसी तरह का, उन्हें किस तरह की दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। तो आप लोग गए, तो आपके अंदर इतनी अकल तो है ना, आपको तो पता लग जाएगा ना कि भाई कौन सा पर्सन दिख सकता है, कौन सा पर्सन नहीं दिख सकता, है ना। तो आप वैसी जगह जाओगे जहाँ पे वैसे लोग रहते हों, ठीक है, या फिर वैसी सोसाइटीज हो, या फिर हो सकता है कि वैसे कुछ और भी प्लेसेस हैं जहाँ पे वैसे लोग रहते हो, तो वहां जाके सर्वे कर सकते हो। यानी कि क्या है, हमारी जजमेंट के बेस पे है, हम जज कर पा रहे हैं कि कौन पर्सन जो है वो कैपेबल है देखने में, और कौन सा पर्सन कैपेबल है ना देखने में, मतलब कैपेबल नहीं है देखने में, ठीक है, वो चीज। तीसरा क्या आता है, स्नोबॉल सैंपलिंग। अब स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। तो एट टाइम्स इट इज अ डिफिकल्ट टू लोकेट एप्रोप्रिएट टारगेट ग्रुप, मतलब कई बार क्या होता है, हम जो है वो टारगेट ग्रुप तक पहुंचने में, मतलब हमारे पास जो है रिसोर्सेज नहीं होते, हम टारगेट ग्रुप तक नहीं पहुंच पाते फॉर अ स्टडी, किसी भी स्टडी के लिए। मतलब सपोज करो कि आपको किसी चीज के ऊपर किसी कॉलेज से, स्कूल से प्रोजेक्ट मिल गया सर्वे करने के लिए, और आप उस जगह तक नहीं पहुंच पा रहे हो, आपको नहीं मिल रहा वो डाटा, नहीं मिल रहा वो रिसोर्स जिसके जरिए आप वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। तो इन सच केसेस स्नोबॉल सैंपलिंग टेक्निक्स में भी यूज्ड। इस केस में स्नोबॉल सैंपलिंग टेक्निक्स जो हम यूज करते हैं, यानी कि हम अपने कॉन्टेक्ट्स यूज करते हैं, यानी कि जिसके पास वो इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं, फिर वो जो पर्सन है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, तो हम उसको बोलते हैं कि भाई तुम जाओ, तुम वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए कलेक्ट करके लेके आओ। तो दिस जनरली यूज्ड इन सोशल साइंस की रिसर्च। ये जनरली कब होता है, जब हम सोशल साइंस के किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं। तो अंडर स्नोबॉल सैंपलिंग, देखो अब बताता हूँ स्नोबॉल सैंपलिंग होता क्या है। एग्जिस्टिंग रेस्पोंडेंट्स आर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई और सजेस्ट अदर इंडिविजुअल्स। जहाँ पे कोई बोला जाता है, इनसे पूछा जाता है कि तुम बताओ भाई कि ऐसे आइडेंटिफाई करो और सजेस्ट करो ऐसे कुछ इंडिविजुअल्स हु आर वेल सूटेड फॉर रिसर्च, जो इस रिसर्च को इजीली कर सकते हैं, जिनके पास तो नॉलेज है या फिर नॉलेज नहीं है तो गेन कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो सो बेस्ड ऑन रेफरेंसेस सैंपल साइज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग जस्ट लाइक अ स्नोबॉल। जिसकी वजह से जो है ना, जो सैंपल साइज लगातार बढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि हम ये स्नोबॉल की तरह हम पास ऑन करते रहते हैं, है ना, अपने रेफरेंसेस के हिसाब से। तो ये तो हो गई मेन कहानी खत्म किस चीज की, कि सैंपल
सैंपलिंग टेक्निक्स है कौन कौन सी? पहली थी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स, दूसरी थी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स, और दोनों के हमने टाइप्स में डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे, यानी कि ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसमें से फर्स्ट क्या है? डिस्क्रिप्टिव, दूसरा होगा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। पहले समझते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को। तो इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, अब देखो ये इसका मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब ही क्या है? डिस्क्राइब डाटा, हमें डाटा को डिस्क्राइब करना है, डाटा के बारे में बताना है। तो इट रेफर्स टू डिफरेंट टेक्निक्स, ये डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में बात करता है। ऑफ समराइजिंग, जहां पे हम समराइज करते हैं डाटा को, एंड डिस्प्लेइंग, डाटा को डिस्प्ले करते हैं, या फिर मैं कह सकता हूं कि इंटरप्रेट करते हैं सामने वाले को, ताकि सामने वाले के लिए वो डाटा पढ़ना ईजी हो जाए, उसे समझ में आ जाए। दिस इंक्लूड्स कम्युनिकेटिंग, इसके अंदर कम्युनिकेशन भी आता है कि भाई हम किस तरीके से डाटा को दिखा रहे हैं, कम्युनिकेटिंग द पैटर्न्स इन द डाटा और कन्वेइंग द समरी ऑफ द डाटा, डाटा थ्रू ग्राफ के थ्रू, ठीक है, टेबल्स के थ्रू, न्यूमेरिकल के थ्रू, सिंपल चार्ट्स के थ्रू, यानी कि हम जो है उस पर्सन को समझाते हैं हमने डाटा जो है वो किस तरीके से कलेक्ट किया है, उसके कम्युनिकेट करते हैं कि कौन से पैटर्न्स यूज किए गए हैं, यही नहीं कौन सा ग्राफ यूज किया है, मतलब हिस्टोग्राम है, बार ग्राफ है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, टेबल्स देखते हैं, न्यूमेरिकल्स देखते हैं, सिंपल चार्ट्स, ये सब चीजों के हेल्प से समझाते हैं कि हमने डाटा जो है वो किस बेस पर कैसे कलेक्ट किया है। कैलकुलेटिंग द मेजर्स, यही नहीं हम मेजर भी कैलकुलेट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल टेंडेंसी, जो आपने पढ़ा होगा बचपन में, है ना, मीन निकालना सीखा था आपने, सीखा था नहीं सीखा था? नहीं सीखा था, कोई दिक्कत नहीं है, इस सीरीज में सीख लोगे, है ना। बचपन में तो सीखा नहीं था आप लोगों ने, क्योंकि सीखना पड़ता है सब किसी को, कुछ लोग पहले से लेते हैं, कुछ लोग बाद में सीख लेते हैं, है ना। तो मीन सीखेंगे, मीडियन, ठीक है, एंड द मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी सच एज रेंज हो गया, रेंज निकालना सीखना पड़ेगा, एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, वेरिएंस हो गया, अलोंग विद क्रिएशन ऑफ हिस्टोग्राम, यहाँ पे हम हिस्टोग्राम को क्रिएशन करने की बात भी करते हैं, बार चार्ट की बात करते हैं, फिर बार ग्राफ की बात करते हैं, डॉट प्लॉट्स की बात करते हैं, constitute to descriptive statistics। तो descriptive statistics कैन नॉट बी यूज्ड, अब ये काफी इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट हाइड कर लेना यहाँ पे, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट बी यूज्ड, इसको हम यूज नहीं करते जनरल एस्टिमेट्स के लिए या फिर प्रेडिक्शंस के लिए, मतलब ना तो आप इससे एस्टिमेशन करोगे ना ही आप इससे प्रेडिक्शन करोगे। तो इससे आधे बच्चों को तो समझ आ गया कि अगर डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स यूज नहीं कर सकते हम एस्टिमेट करने के लिए या फिर प्रेडिक्ट करने के लिए, तो इसका मतलब इन्फ्रेंशियल स्टैट्स यूज होगा। ये बात तो क्लियर है, तो चलो वो भी पढ़ लेते हैं। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का मतलब यहाँ पे क्या है? तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट, बताया था ना ऊपर ही, इसका हम क्या होगा? प्रिडिक्ट करना, एस्टिमेट करना एंड मेक अदर जनरलाइज्ड अप्रोक्सीमेशन, यही नहीं ये अप्रोक्सीमेशंस भी बनाएगा बेस्ड ऑन डाटा, डाटा के बेस पे, यानी कि हम यहाँ पे एस्टिमेशन भी कर सकते हैं, प्रिडिक्शंस भी कर सकते हैं डाटा के बेस पे। इट इज यूजुअली बेस्ड ऑन सैंपल डाटा, जो किसके ऊपर बेस्ड है? सैंपल डाटा के ऊपर बेस्ड है, टू ड्रॉ कंक्लूजन्स, और यही नहीं कंक्लूजन निकालने में हमारी हेल्प करेगा। भाई डाटा हम कलेक्ट किस लिए करते हैं? या तो फ्यूचर प्रेडिक्शन करने के लिए, या एस्टिमेशन के लिए, या फिर कंक्लूजन के लिए कि क्या रिजल्ट रहा हमारे पास उस डाटा को कलेक्ट करने का। एंड जनरलाइज रिजल्ट ऑफ द लार्जर पॉपुलेशन, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड रिग्रेशन एनालिसिस आर द टू एग्जांपल्स, ठीक है। और यही नहीं उस रिजल्ट को लार्जर पॉपुलेशन तक पहुंचाने में भी हेल्प करता है, ठीक है। अब एक चीज समझते हैं, दो इंपॉर्टेंट चीजें जो है ना वो पार्ट है, एग्जांपल है किसका? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का, जैसे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है, और रिग्रेशन एनालिसिस, और दोनों ही स्टैट्स के बिल्कुल तगड़े टॉपिक है, तगड़े कंसेप्ट है, और तगड़े न्यूमेरिकल आते हैं दोनों के ऊपर, है ना। तो रिग्रेशन एनालिसिस और हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये दो हमारे एग्जांपल हुए इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के, और यहीं से हमारा कंसेप्ट होता है यहाँ पे खत्म, चैप्टर भी क्या हो गया? फिनिश। तो अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। किसी भी प्रकार का सजेशन हो, कोई भी दिक्कत लगे ना, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसको आने वाली वीडियोस में सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ, ठीक है। तो चैप्टर 1 यहीं तक था, 3 वीडियोस में हमने चैप्टर खत्म कर दिया है। ऑलमोस्ट 11 चैप्टर हैं इस सीरीज के अंदर, अगर 11 चैप्टर हैं तो आप 3 वीडियो मान लो तो 33 वीडियो, यानी कि 35 के आसपास वीडियोस जो है इस सीरीज के अंदर जरूर बनेंगी, ठीक है। और कंपाइल वीडियोस मिला के मेरे से 40 के आसपास पहुंच जाएंगी, क्योंकि अब मैंने एक चीज बढ़िया की है कि अब तो मैं टॉपिक वाइज वीडियो बना रहा था, अब काफी बच्चों को पसंद है कि भाई क्यों इस वीडियोस बना रहे हो, आप चैप्टर वाइज वीडियो बना लो। तो अब तो ये 3 वीडियो चैप्टर खत्म हो गया है, तो इसमें से जो भी टॉपिक्स ऐसे होंगे ना, या फिर जो ये बातें ऐसी होंगी जो मैं हटा सकता हूं, तो उसको मैं एडिटिंग में हटा के इस पूरे चैप्टर को एक कंपाइल वीडियो में डाल दूंगा। तो जिन बच्चों को सिर्फ एक वीडियो में चैप्टर देखना है तो वो भी देख सकता है, उसे भी दिक्कत नहीं आएगी। और कल को अगर वन शॉट भी चाहिए तो उसकी भी चिंता मत कर देना, पूरी सीरीज की वन शॉट भी आ जाएगी, ठीक है। तो सारी प्रॉब्लम सोल्व कर देगा आपका भाई। अब जिसको जो उतारना उतार लो, मैं बोर्ड के सामने से।